नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। तो दोस्तों आज बात करेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, अगर वैदिक सभ्यता से प्रश्न बनता है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इसी वीडियो से प्रश्न बनेगा, क्योंकि हमने 20 वर्षों का प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं वैदिक सभ्यता में, जो बार बार पूछे गए हैं। टॉप 115 MCQ के रूप में हम लोग देख लेंगे। आपका एक भी प्रश्न वैदिक सभ्यता से छूटने वाला नहीं है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे। जो भी प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो उसको नोट करते चलिए, क्योंकि अंतिम समय में एग्जाम के आपके काफ़ी वो मदद करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आप लोग को पता होगा कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। प्रश्न पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल का समय क्या था, तो याद रखेंगे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर वैदिक का भी मैं बता देता हूँ, 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच था उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कितना था, तो याद रखेंगे दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच वैदिक सभ्यता भारत में था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अभी मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, शब्दों का अर्थ भी होता है, तो उसमें पूछा गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे श्रेष्ठ या कुलीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। याद रखेंगे, ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं पिछले 20 वर्षों में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आप लोग आर्य के बारे में जरूर पढ़े होंगे, और पढ़े हैं तो इसका आप लोग राइट आंसर भी दे सकते हैं। पहला है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। जी बिल्कुल राइट है। वे घुड़सवारी किया करते थे। बिल्कुल सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। ये भी सही है, क्योंकि आर्य जब आए थे तो झुंड में ही आए थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है, क्योंकि आर्य ग्रामीण इलाके में रहा करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यानी जो वैदिक काल के लोग थे उनको किस फसल का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तो वैदिक काल के जो भी लोग रहते थे उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जौ, गेहूं, चावल का ज्ञान था। आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो वेद के विरोध में बोला करते थे वैसे अध्यापक, और जो ब्राह्मणों के विरोध में बोला करते थे वैसे अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में? ये भी आप लोग याद रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे श्रमण। क्या बोलते हैं उनको? श्रमण बोलते हैं। जो वेद के विरोध बोलते थे या बच्चों को शिक्षा देते थे, ब्राह्मण के विरोध बोलते थे, धर्म के विरोध बोलते थे, उनको क्या बोला गया है? श्रमण। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, 16 सूत्र या छांदोग्य उपनिषद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सूत्र, जो कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग रहा था। आप लोग याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ये ऋग्वेद से एक और प्रश्न याद रखेंगे, ये सबसे पुराना वेद है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, उत्तर वैदिक काल जब चल रहा था 1000 से लेकर 6000 ईस्वी के बीच, ईसा पूर्व के बीच, तो उसमें कुछ ग्रंथ भी लिखे गए। उन ग्रंथों को क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये था क्रम
जो कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम है। ये आप लोग याद रखेंगे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कब? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ये ग्रंथों का क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उनसे 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। यानी त्रयी और वेद त्रयी, यानी ऐसे 3 वेद जिनको मिलाकर त्रयी या वेद त्रयी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी या त्रयी बोला जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आप लोग इस ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अथर्ववेद को त्रैवेद नहीं बोला जाता है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी बोला जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अच्छा, अगर आप लोग आर्य के बारे में पढ़ें कहीं से भी, तो आर्य का मुख्य व्यवसाय आप लोग को पता होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। मैंने पढ़ाया था सिंधु सभ्यता, उसके भी मैंने टॉप 80 MCQ कराया जो कि पिछले 20 वर्षों में पूछे गए हैं। उसमें भी एक प्रश्न था कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय। आप लोग याद रखेंगे दोनों। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? यानी जो हमारे वेद हैं उनको आदि ग्रंथ बोला जाता है। और किसका? संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को बोला जाता है? तो याद रखिएगा सामवेद को। ऐसा क्यों? क्योंकि सामवेद में संगीत के बारे में ज़्यादा बताया गया है, ज़्यादातर लिखा गया है संगीत के बारे में, इसलिए इसको संगीत का आदि ग्रंथ बोला जाता है सामवेद को। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो विधि निर्माता थे मनु। याद रखेंगे, प्रथम विधि निर्माता मनु थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? यानी कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जिसमें कृष्ण भगवान के बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया है, और वो है आपका श्रीमद् भगवत गीता। याद रखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? यानी ऋग्वेद में जो बताया गया कि संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन है गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधन। याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यानी ऋग्वेद जो था उसमें किस मंडल में शूद्र के बारे में पहली बार उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख हुआ है। किस वेद में? ये प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वेद में। याद रखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। जो आसान प्रश्न है उसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो कि किसकी उपासना था, यानी किसके लिए उपासना करते थे वैदिक धर्म के लोग? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति, ये थे आपके ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति की उपासना किया करते थे वैदिक धर्म के लोग। याद रखेंगे, प्रकृति का उपासना होता था वैदिक धर्म में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? शब्द से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में पुरंदर जो शब्द लिखा गया वो किनके लिए लिखा गया है? तो इंद्र के लिए लिखा गया। इंद्र देवता जो है इनके लिए ऋग्वेद में पुरंदर नाम लिखा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति। याद रखेंगे, 16 सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। 16 सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, आप लोग को याद रखना है। असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? असतो मा सदगमय। तो याद रखेंगे दोस्तों,
ऋग्वेद से लिया गया है। असतो मां सद्गमय। अच्छा, ऋग्वेद में शूद्रों का उल्लेख पहली बार किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बस गए? यानी जब आर्य भारत में पहुँचे तो सबसे पहले वे कहाँ निवास किए? ऑप्शन है समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पंचाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। आर्य कहाँ निवास किए? सबसे पहले पंजाब में, याद रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो सूची 1 में दिया है वेद और सूची 2 में है यज्ञकर्ता। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को बोला जाता है दोस्तों होत्री या हिता। यजुर्वेद अधर्यु। आप लोग को याद भी होगा अगर आप कहीं से भी वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे तो। सामवेद उद्गाता या उदात्री और अथर्ववेद को बोला जाता है ब्रह्मा, जो भी इनके यज्ञकर्ता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद होत्री, यजुर्वेद अधर्यु, सामवेद उदात्री या उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा बोला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अच्छा, आप लोग में से कितने लोग को ये भी नहीं पता होगा कि वेदों को अपौरुषेय बोला जाता है, और कितने लोग को ये नहीं पता होगा कि क्यों बोला जाता है? तो चलिए आज हम लोग पता करते हैं क्यों बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी, इसलिए उनको अपौरुषेय बोला जाता है। वेद को याद रखेंगे, वेद को अपौरुषेय बोला जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? यानी वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उलूक कणाद। याद रखेंगे, उलूक कणाद जो थे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रेलवे के एग्जाम में कितने बार मैंने देखा है, रिपीट हुआ प्रश्न है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा पूछे या पूर्व मीमांसा, इसके दर्शन के प्रतिपादक थे, याद रखेंगे, जैमिनी। तो कहीं भी मीमांसा के बारे में पूछे या पूर्व मीमांसा के बारे में पूछ ले तो राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी। याद रखेंगे, जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अभी मैंने बताया था पूर्व मीमांसा, जिसका जैमिनी हुआ था राइट आंसर। और यहाँ देखिए उत्तर मीमांसा या वेदांत के दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदरायण। याद रखेंगे, बदरायण के द्वारा वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? अभी मैंने पीछे प्रश्न था कि शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस मंडल में मिला था, तो 10वें मंडल में। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। तो 9वें मंडल में सोम को बताया गया है, आप लोग याद रखेंगे। यानी जो 9वां मंडल है सोम को ही समर्पित कर दिया गया है ऋग्वेद में। आप लोग वेद का नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध, किस तट पर लड़ा गया था? यानी जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, दसराज युद्ध, किस तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था दसराज युद्ध, जिसमें 10 राजाओं द्वारा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? भू राजस्व मतलब भूमि पे जो दर लगता था दोस्तों, वो कितना था, कब? जब धर्मशास्त्र चल रहे थे वैदिक सभ्यता में, तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। याद रखेंगे, 1/6 भू राजस्व की दर था धर्मशास्त्रों के समय। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण युग। तो इससे एक प्रश्न और भी बन सकता है दोस्तों कि जो उत्तर वैदिक काल था 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच, और इसी के बीच ब्राह्मण युग भी चला 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी जो अछूत की अवधारणा थी स्पष्ट रूप से उदय हो गया किस काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में
अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हो गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। एशिया माइनर स्थित बोगजोकोई का महत्व इसलिए है कि, आप लोग बोगोजोकोई का नाम सुने होंगे दोस्तों, इसका महत्व क्यों है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ये तो गलत है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोगजोकोई का महत्व इसलिए है दोस्तों कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें 4 वैदिक देवताओं यानी इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। गायत्री मंत्र यानी देवी सवित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद। जब भी आप पढ़ाई कीजिए सब्जेक्टिव, तो ये सारे टॉपिक पर काफ़ी समय दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो प्रश्न आपसे गलत होने वाले नहीं हैं। तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि गायत्री मंत्र किन को समर्पित है? तो याद रखिएगा देवी सावित्री को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। किसके द्वारा? गौतम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी निष्क शब्द किनके लिए बोला जाता था? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के को? तो स्वर्ण आभूषण को ही निष्क बोला जाता था। कब? प्राचीन भारत में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन था? तो योग दर्शन का प्रतिपादक दोस्तों पतंजलि था। आप लोग याद रखेंगे योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किसके ऊपर आधारित हैं? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि उपनिषद जो पुस्तक छपा है, लिखा गया है, वो किन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको वेद दिख रहे हैं, दूसरी तरफ उनमें क्या लिखा गया है वेदों में वो दिख रहा है। तो ऋग्वेद में मैंने अभी बताया था दोस्तों कि स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। और यजुर्वेद की बात करें, अच्छा सामवेद मिला लेते हैं, संगीतमय स्रोत। यजुर्वेद में क्या है आप लोग बता सकते हैं? तो यजुर्वेद में दोस्तों स्रोत एवं कर्म कांड के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद तो जादू टोना था, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार मेरे साथ आप लोग रट लीजिए। पहले का हो जाएगा ऋग्वेद का स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद का हो जाएगा दोस्तों स्रोत एवं कर्म कांड, और सामवेद में संगीतमय स्रोत, और अथर्ववेद की बात करें तो तंत्र मंत्र या वशीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यानी जब वैदिक साहित्य लिखा रहे थे उसमें सर्वाधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का वर्णन किया गया। याद रखेंगे सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो वैदिक साहित्यों में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? अश्वपति, जो कि उपनिषद काल के राजा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे केकय का। केकय का थे उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक। कहाँ के? केकय के। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यानी जब अध्यात्म ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे नचिकेता और यम, और उनकी बातों को किस उपनिषद में लिखा गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। अब समझ लीजिए किस लेवल का ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों कंठोपनिषद में। याद रखेंगे नचिकेता और यम जब अध्यात्मक ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे तो कंठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वैदिक नदी कुब्बा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। आप लोग काबुल से याद कर सकते हैं अफगानिस्तान। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है।
यानी कपिल मुनि जी जो थे वो किसका प्रतिपादित किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन का। कपिल मुनि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आइए एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरजी खेड़ा। याद रखेंगे, अंतरजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। याद रखेंगे, ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत। याद रखेंगे, भागवत शामिल नहीं है प्रस्थान त्रयी में, यानी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तीनों के तीनों शामिल है प्रस्थान त्रयी में। नाम पे आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए ऐसे ऐसे काफ़ी कारनामे करना पड़ता है याद। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो कर्म का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से। याद रखेंगे, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एग्जामों में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 में और सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ वेद के बारे में दिया गया है। तो अथर्ववेद, आइए देख लेते हैं। एक ईश्वर की महिमा है, बलिदान विधि है, औषधियों से संबंधित और संगीत। चलिए सबसे आसान संगीत, सामवेद संगीत में चला गया। अब देखते हैं डी का 4 किस में है ऑप्शन में। डी का 4 2 ए और बी में है। अब आइए आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ऐसे मिलान करते हैं, हम लोग चाहेंगे कि डायरेक्ट मिलान कर ले, थोड़ा मुश्किल होगा। हम लोग उसमें कमजोरियाँ पकड़ेंगे, कौन सा कमजोर पॉइंट है वहाँ हम लोग वार करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि ए का 3 आप देख सकते हैं अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, और ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, और यजुर्वेद बलिदान विधि। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक जो पुस्तक थी वो किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। चरक संहिता जो कि चिकित्सा विषय से संबंधित एक पुस्तक है, चरक संहिता। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यानी जो यज्ञ संबंधी जो नियम होता है, कैसे यज्ञ करना है, इसका पता हमें कहाँ से चलता है? तो यजुर्वेद से। याद रखेंगे, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। ये प्रश्न पिछले बार जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, रेलवे एनटीपीसी का 2016 वाला, उसमें लगभग 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो ये जो था ना, एक मंत्री परिषद था। याद रखेंगे, वैदिक युगीन जो सभा है, सभा वो मंत्री परिषद थी। जो सभा बोला जाता था वैदिक युग में, वो उसका मतलब होता है मंत्री परिषद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था, याद रखेंगे, गणतंत्र। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन गणतंत्र थी, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक विचारधारा तो सांख्य दर्शन। याद रखेंगे दोस्तों, सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य दर्शन। आप लोग, मैं रिपीट करते जा रहा हूँ, आप लोग याद करते चले, और जो प्रश्न आपको लगे कि नोट करने लायक है
कॉपी पेन लेकर ही बैठे और उसको नोट करते चले। आप कितने बार इस वीडियो को देखिएगा, आप ही सोचिए। बार बार एक एक घंटा लगाना अच्छा है? 2-4 प्रश्न आपको इसमें से नहीं आता है, मैं ये बात मानता हूँ, तो आप लोग उस प्रश्न को लिख लीजिए, बार बार वीडियो देख नहीं पाएंगे आप लोग। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई कब? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो वैदिक युग में। आइए देखते हैं एक बार और इस प्रश्न को। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। क्योंकि हम लोग वैदिक युग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं गुप्त युग से प्रश्न होगा नहीं, कुषाण युग से प्रश्न होगा नहीं, मौर्य युग से होगा नहीं। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ तो कोई क्लास चल नहीं रहा है, वहाँ आपका चारों ऑप्शन पे ध्यान जाने लगेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत दर्शन, ये सारे वैदिक युग में थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? यानी जो आय के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृद भांड यानी पॉटरी। ये आय के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपवेद है और दूसरी तरफ संबंधित वेद है, यानी कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है, ऐसे प्रश्न ही आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामों में। तो आइए मिलान कर लेते हैं हम लोग। आयुर्वेद, आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग नोट करते चले। धनुर्वेद की बात करें दोस्तों तो यजुर्वेद से, और गंधर्व वेद की बात करें तो सामवेद से, शिल्पवेद और अर्थशास्त्र अथर्ववेद से। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आयुर्वेद ऋग्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद, गंधर्ववेद सामवेद और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र वेद अथर्ववेद से संबंधित वेद से जुड़ा ये उपवेद थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल, किन 6 मंडलों को बोला जाता है? मैंने बताया था ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। 10वां किससे संबंधित था? तो शूद्र से, आप लोग को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक गोत्र मंडल बोला जाता है या उनको वंश मंडल भी बोला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अभी हम लोग मिलान किए थे दोस्तों कि जो जिसमें जादू टोना और वशीकरण था, किस वेद में था? आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर उत्तर बताइए, क्योंकि मैंने इस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना, माया और वशीकरण के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य शब्द किसके तरफ इशारा करता है? तो श्रेष्ठ वंश की ओर इशारा करता है आर्य शब्द। आप लोग को पता होगा, मैंने दूसरे या तीसरे प्रश्न में ही इसका उत्तर बताया था। आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ वंश। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? अभी हम लोग बताएं ऋग्वेद में कितने होते हैं? 10 मंडल होते हैं। 10वां मंडल शूद्र से है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? जो आर्य थे और आकर कहाँ बसे थे? तो पंजाब में तो बसे थे। और ये कहाँ से आए थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे, ऐसा माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? एक गद्य होता है और दूसरा पद्य होता है। गद्य के रूप में कौन सा वेद लिखा गया है, आप लोग को बताना है। चलिए आप लोग कमेंट में कीजिए उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य के रूप में रचित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यानी जो सभा और समिति थी, ऐसा बोला गया कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में ऐसा बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है और अगले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी?
यानी जो ऋग्वैदिक काल था, जो समय था, उसका प्राचीनतम संस्था, जो सबसे पुराना संस्था कौन सा था? ऑप्शन है सभा, समिति, विदत और परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदत। सबसे पुराना संस्था की बात करें ऋग्वैदिक काल में तो विदत था। अच्छा, मैं प्रश्न अब पूछता हूँ कि ऋग्वैदिक काल का समय आप बता सकते हैं? तो समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आप लोग याद रखेंगे ये सारे प्रश्न। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें सर्वाधिक प्राचीन कौन था? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण जो था। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें सबसे पुराना शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। आप लोग याद रखें। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल जब चल रहा था उसमें गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आ गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? जो अनुलोम विवाह है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ अगर विवाह होता था तो उसको अनुलोम विवाह बोला जाता है। यानी उच्च वर्ण यानी ऊंची जाति का पुरुष हो और निम्न जाति की नारी हो, अगर साथ में शादी कर लेते हैं तो उस शादी को अनुलोम विवाह कहा जाता था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था कब? जब उच्च वर्ण की नारी रहती थी और निम्न वर्ण की पुरुष रहता था, तब अगर शादी कर लेते थे तो उसको प्रतिलोम बोलते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखेंगे, जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह बोला जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वैदिक युग में यव कहा जाता था, किसको कहा जाता था? यव। यव किसको बोला जाता था वैदिक युग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ को बोला जाता था यौ। याद रखेंगे, जौ यौ, जौ यौ, जौ यौ। याद हो गया? वैदिक युग में यौ को बोला जाता था जौ। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? देखिए दोस्तों, जब वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो शब्द का अर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही व्रीहि जो शब्द था ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। अभी हम लोग पढ़े यौ किसके लिए? जौ के लिए, और व्रीहि चावल के लिए। अब देखते हैं कौन सा आता है सवाल। अथर्व का अर्थ क्या होता है? देखिए फिर से शब्द का अर्थ आ गया। अथर्व का अर्थ क्या होता है? मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोग को, कॉपी पर आप लोग ये सारे शब्दों का अर्थ लिखते चलिए, क्योंकि ये बार बार नहीं आपको देखने को मिलेंगे, सीधे एग्जाम में दिखेंगे और वहाँ आप लोग के लिए परेशानी बन सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सूची 1 और सूची 2 मिलान करें। शिक्षा एक तरफ है, ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। आप लोग को मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइए मिलान करते हैं। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। काफ़ी जटिल प्रश्न है, आप लोग बस इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा इसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में पूछने की संभावना काफ़ी कम रहता है ऐसे प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि आप लोग को अगर चाहते हैं याद करना तो आप लोग कॉपी पेज को नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन था? अष्टाध्यायी, ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? यानी कौन सा स्मृति सबसे प्राचीनतम है? हम लोग वेद देख लिए, ऋग्वेद था, अब स्मृति देख लेते हैं कौन है। तो आप लोग को याद ही होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर मनु स्मृति जो है ये सबसे प्राचीनतम है। किसमें? स्मृतियों में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य, ये तो सारे लोगों को प्रश्न का उत्तर मालूम होगा।
रामायण बोला जाता है, आदि काव्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्राचीनतम पुराण क्या है? वेद देख ही लिए, अब पुराण को भी देख लेते हैं। तो सबसे पुराना पुराण की बात करें दोस्तों तो मत्स्य पुराण, आप लोग को याद भी होगा। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, वेदों में ऋग्वेद है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद जो था उसमें सबसे प्राचीनतम, माफ़ कीजिएगा, पवित्र नदी किसको माना गया है? तो पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? यानी वैदिक समाज की जो थी वो आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, कुटुंब, ग्राम, विष या जन? तो कुल था वैदिक समाज का आधारभूत इकाई, याद रखेंगे कुल, या कहीं कहीं आपको कुटुंब भी दिख सकता है। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। 250 सूक्तों की रचना की गई थी, उस प्रधान देवता की पहचान करना है। किस वेद में? तो ऋग्वैदिक काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट देवता थे ऋग्वैदिक काल में, आप लोग को मैंने पहले भी बताया था। और 250 सूक्त की रचना की गई थी इंद्र के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? यानी किस वेद में ऐसा बोला गया है कि सभा जो है नरिष्ट, सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय है, ऐसा बोला गया है वेद में? नाम बताना है, 4 वेद आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में ऐसी बात बोली गई है कि जो सभा है वो नरिष्ठ है, सामूहिक वाद विवाद है और अनुल्लंघनीय है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? यानी सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है किसको? नारी को। और किस रचना में ऐसा बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायणी संहिता में ऐसा बोला गया है कि नारी जो है सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराई में शामिल है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। याद रखेंगे, आप लोग इंद्र टिक मत कीजिएगा क्योंकि ये गलत है। प्रजापति इसका राइट आंसर है, क्योंकि सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सूची 1 और सूची 2 मिलान करें। आप लोग घबराइए नहीं, वे वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं, अभी तक तो नहीं बने हैं, आगे का पता नहीं, बन भी सकता है। तो पहला है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। आइए मिलान करते हैं। राजस्व यज्ञ यानी राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यह एक यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है, ये भी सही है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। तो सी का 3 हो गया, बी का 2 हो गया और ए का 1 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिष्टोम यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ अनिष्टोम यज्ञ बोला जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे, आप लोग इसको रुककर वीडियो को देख सकते हैं, 2-3 बार देख लीजिए क्योंकि काफ़ी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है उल्लेखित नाम ऋग्वेद में जो भी नाम मिले हैं, और दूसरी तरफ उनका आज का नाम यानी आधुनिक नाम। परुषिनी इसको बोला जाता है रावी नदी। अब शतुद्री जो है इसको सतलज बोला जाता है, अस्किनी चिनाब बोला जाता है और बिपाशा इसको ब्यास बोला जाता है। याद रखिएगा, परुषिनी नदी जो ऋग्वेद में उल्लेखित था उसको रावी बोला जाता है, शतुद्री को सतलज बोला जाता है और अस्किनी को चिनाब और बिपाशा को ब्यास बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या है 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे 16 संस्कार थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, विवाहों के बारे में ये प्रश्न है।
तो ब्रह्म विवाह दोस्तों याद रखिएगा, समान वर्ण या जाति का विवाह को ही ब्रह्म विवाह बोला जाता है। जो एक ही जाति में शादी होता था उसको ब्रह्म विवाह बोला जाता था। दैव विवाह की बात करें तो दैव विवाह पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह अगर होता था तो उसको दैव विवाह बोला जाता है। आर्ष विवाह की बात करें तो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह था। यानी एक जोड़ी गाय और एक बैल दिया जाता था। किस विवाह में? आर्ष विवाह में। प्रजापत्य विवाह के बारे में देखा जाए तो बिना दहेज का विवाह जो होता था उसको प्रजापत्य विवाह बोला जाता था। याद करते हैं एक बार और हम लोग। ब्रह्म विवाह समान वर्ण में शादी हो। दैव विवाह पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह हो। आर्ष विवाह जिसमें कन्या के मूल रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया शादी था। प्रजापत्य विवाह की बात करें तो बिना दहेज का विवाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये भी विवाह से ही प्रश्न है। तो देखिए, गंधर्व विवाह दोस्तों प्रेम विवाह को बोला जाता था। यानी जो प्रेम से शादी होता था उसको गंधर्व विवाह बोला जाता था। असुर विवाह की बात करें तो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह जो था उसको असुर विवाह बोला जाता था। राक्षस विवाह यानी पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ अगर कोई शादी करता था तो उसको राक्षस विवाह के रूप में देखा जाता था। पैशाच विवाह की बात करें तो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए एक बार और देख लेते हैं। गंधर्व विवाह प्रेम से किया हुआ शादी। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया शादी। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ अगर कोई विवाह करता था तो उसको राक्षस विवाह बोला जाता था। पैशाच विवाह की बात करें तो सोई हुई अवस्था में कोई कन्या को गुमराह कर या अपहरण कर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ अगर कोई शादी करता था तो उसको पैशाच विवाह समझा जाता था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 3 ऋण में शामिल नहीं है, यानी नीचे लिखे गए 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऋण में शामिल है और एक नहीं है, उसको चुनना है जो नहीं है ऋण में शामिल। तो जो मातृ ऋण है दोस्तों, ये मातृ ऋण में शामिल नहीं है। बाकी जो बचे 3 देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण में शामिल हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, यानी ऋग्वैदिक काल से कौन सा संबंधित मृद भांड संस्कृति है? तो याद रखेंगे गेरुवर्णी मृद भांड, OCP संस्कृति। याद रखिएगा गेरुवर्णी मृद भांड ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। उत्तर वैदिक काल, क्योंकि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। गेरुवर्णी हो गया आपका ऋग्वेद का, तो उत्तर वैदिक का भी होगा। तो चित्रित धूसर मृद भांड जिसको बोला जाता है PGW, याद रखेंगे चित्रित धूसर मृद भांड जो है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवानपुर। याद रखेंगे भगवानपुर कहाँ है? तो हरियाणा में है। अभी हाल ही में इसकी खुदाई की गई है और वहाँ से प्राप्त हुआ है चित्रित धूसर मृद भांड। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 1 नंबर अगर एग्जाम में कट गया तो आप लाखों हजारों बच्चों से आप पीछे चले गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं, अघन्य किसको बोला जाता है? ये प्रश्न भी बन सकता है कि ऋग्वेद में अघन्य किन के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो याद रखेंगे वध योग्य नहीं, जिनका वध करने लायक ही ना हो उसको बोला जाता है अघन्य। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। यानी ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि गाय वध के योग्य नहीं है, यानी गाय की बलि नहीं दी जा सकती है, ऐसा हमारे ऋग्वेद में बताया गया है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संग्रहित्री, भागदूत, छत्ता छत्री,
अक्षवाप। देखिए दोस्तों, कोषाध्यक्ष ये भी शब्द हैं और इनका अर्थ क्या होता है ये एक तरफ लिखा गया, दोनों को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं फटाफट। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। भागदूत कर संग्रहकर्ता को बोला, जो कर को इकट्ठा करता था उसको भागदूत बोला जाता था। छत्ता या छत्री याद रखेंगे, प्रतिहारी राजप्रसाद का रक्षक को छत्री बोला जाता था। अक्षवाप की बात करें तो दोस्तों, पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसको अक्षवाप बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ध्यान रखेंगे, वीडियो को रोककर इसको एक बार देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? ऋतस्य गोप किसको बोला जाता है ऋग्वैदिक काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, वरुण को ऋतस्य गोप बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण इनको वैदिक देवता को ऋतस्य गोप बोला जाता है, वरुण को। याद रखेंगे, वरुण देवता को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण थे, जल और समुद्र का देवता वरुण थे। नेक्स्ट प्रश्न, तीन क्रमों पगों में तीन लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु को बोला गया था दोस्तों उपक्रम। याद रखिएगा, उपक्रम किसको बोला गया था? विष्णु को। तीनों लोक को माप लिए थे इसलिए इनको उपक्रम बोला गया था। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया गया है, यानी पूषण। तो दोस्तों, पूषण का मतलब होता है विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। धौस या ध्यो जगत के पिता को बोला जाता था। और अदिति देवों की महान माता को अदिति बोला जाता था। चलिए एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौस या धौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। तो याद हो गया होगा आप लोग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग को ही पता होगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। सबसे नीचे लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। तो आप लोग इस वीडियो का एंजॉय कीजिए और एग्ज़ाम में जाइए, बैठिए। और अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो देखिए कि क्या हमारे इस वीडियो से आया है। अगर आया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं आया तो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया था लेकिन पेपर में नहीं आया था। तो आइए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जल्दी से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? मनुस्मृति जो था वो किससे संबंधित था? तो समाज व्यवस्था से था। याद रखिएगा, समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अच्छा, गायत्री मंत्र किन के लिए था? तो सवित्री के लिए था, ये आप लोग को मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विश्वामित्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। गायत्री मंत्र की रचना किए थे विश्वामित्र, आप लोग को पता भी होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, यानी अवेस्ता जो है और ऋग्वेद में समानता है, कुछ कुछ एक जैसा है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है ये बता दीजिए, ऐसा प्रश्न बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईरान से संबंधित है अवेस्ता। याद रखिएगा, ऋग्वेद तो हमारे भारत का हो गया और अवेस्ता ईरान का था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? यानी कौन सी जो आर्य थे ऋग्वैदिक काल में उनकी विशेषता नहीं थी? ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे भी किए हैं और देखते हैं आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। मैं इसका उत्तर नहीं देता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा और मैं कमेंट में ही इसका उत्तर दे दूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो एक कुभा, जिसको काबुल नदी भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? काबुल। आप लोग नाम से पता कर सकते हैं, काबुल अफगानिस्तान। और क्रम भी इसको बोल दिया जाता है। हालांकि आप लोग याद रखिएगा कुभा ही, जो कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध दिखाता था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? यानी आर्यों के जो आर्कटिक होम सिद्धांत था इसका पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन है पारजीटर, एसी दास, बीजी तिलक या जैक कोबी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक, यानी बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत था उसका पक्ष बीजी तिलक के द्वारा लिया गया था। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वैदिक नदियाँ जो वैदिक काल की नदियाँ थी और ये आधुनिक उनका नाम। कुभा जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, काबुल हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर आप मिलाइए, पहला का बी। देखिए एक ही में है, ए का बी, बाकी में ए है, 3 है और 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी। हालांकि और भी हम लोग देख सकते हैं। परुषिनी, परुषिनी किसको बोला जाता था, रावी नदी को बोला जाता था। तो बी का 3, देखिए बी का 3, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सदनीरा की बात करें तो दोस्तों इसका हो जाएगा गंडक और सतुद्री का सतलज। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, यानी जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म प्रमुखता क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे कौन, पूर्व वैदिक आर्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पतंजलि कौन था। अच्छा, फिर से वही पतंजलि वाला प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन ऋषि थे, जो सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहुगण। याद रखिएगा, राजा विदेह माधव से संबंधित थे ऋषि गौतम रहुगण, और इनका कहाँ से संबंध है, तो सतपथ ब्राह्मण से। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग बताते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है। अगर ख़राब लगा वीडियो वो भी बताइए, ख़राब तो लगेगा नहीं, क्योंकि 115 प्रश्न था और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 20 वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ख़राब हो ही नहीं सकता है। प्रश्न का आप लोग लेवल देखिए, वीडियो कैसा है इस पर आप लोग फोकस ना करें, वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है इस पर फोकस करें। क्योंकि मेरे पास उतना व्यवस्था है नहीं कि आप लोग को चमकता हुआ स्क्रीन लाएं, उस पर डिज़ाइन करके लाएं। हमारे पास जो था वो है, बस मेरे पास कंटेंट है और कुछ नहीं है। मेरे पास प्रश्नों का स्तर है, लेवल है, बस यही मेरे पास है और कुछ नहीं। आप लोग का साथ है, सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।